जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 93 स्टार्ट करें। अच्छा, वो कल वाला निकाल लें जो हम पढ़ रहे थे। उसमें एक अगला सेक्शन है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। यानी अगर आप अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो आपने एक नोटिस देना है कि मैं अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। अब उसके अंदर आपने क्या बताना है? तो अगर एक साहब अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने का सोचें तो वो डिसकंटिन्यू करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बता देंगे कि मैंने अपना बिजनेस क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसके बाद वो एक रिटर्न जमा करवाएंगे। मुझे बताएं, बिजनेस ईयर एंड पे डिसकंटिन्यू किया जाता है या जिस वक्त दिल चाहे उस वक्त भी डिसकंटिन्यू कर सकते हैं? जिस वक्त दिल चाहे उस वक्त बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दे। आपको कौन पूछने वाला है? आपका अपना बिजनेस है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी बताएं, बिजनेस बंद करने के बाद बताना है या पहले? बाद। टैक्स वालों को A person discontinuing a business shall give commissioner a notice within 15 days of discontinuance। तो डिसकंटिन्यूंस के बाद कितने दिनों में कमिश्नर को बता देने मैंने बिजनेस बंद कर दिया है? 15 दिनों में। बशीर दारुल माही बता दे भाईजान आज के बाद आप ना आइएगा, इधर से मच्छी नहीं मिलेगी। अच्छा, द बशीर दारुल माही या बिजनेस शेल हिमसेल्फ खुद अब जाके रिटर्न जमा करवा दे और ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर। ये देखें, अक्सर ये लफ्ज आता है, या खुद चला जाए या कमिश्नर उसको बुला ले। तो अब खुद चला जाए या कमिश्नर उसको बुला ले और जाके क्या जमा करवाए? रिटर्न जमा करवाए। रिटर्न बताएं साल की होगी अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, या साल से कम की होगी? साल से कम की होगी। द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूअंस and will end on the date of discontinuance। यकम जुलाई 12, 30 जून 13 और मडेयर इट इज 31 मार्च 13। अब भाईजान बताना कब तक है कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया है। इस दिन क्या किया? बिजनेस बंद किया। रिटर्न कितने अरसे की जमा करानी है? 31 मार्च तक। बताना किस दिन है कि मैंने बिजनेस बंद कर दिया? 15 दिन में या 15वें दिन? 15 दिन में, किसी भी टाइम जाके बता दें। क्लियर? नोट करने कर लें। रिटर्न कब तक के जमा कराएंगे? साल के पहले दिन से लेके जब तक बिजनेस चलता रहा तब तक के रिटर्न जमा कराएंगे। और कितने दिन में बताएंगे बिजनेस बंद कर दिया? 15 दिन में। ओके, किधर गया है? अच्छा, जा रहा है। तू तो लेट आया ना, तेरे लिए तो नहीं रुकूंगा मैं। अच्छा, मोबाइल निकलने लगा, तस्वीर खींचने लगे, 13 का 3 गायब करने लगा हूं मैं। अच्छा जी, द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शेल हिमसेल्फ, खुद या कमिश्नर के कहने पे फर्निश अ रिटर्न जमा करवाएगा। और द पीरियड ऑफ रिटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूअंस एंड विल एंड ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस। सो व्हाट इज द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस? बोले 31 मार्च 13। दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ, एक हमने पढ़ा था नॉर्मल टैक्स ईयर, एक हमने पढ़ा था स्पेशल टैक्स ईयर, एक हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये नई बला आ गई है, कौन सा पता नहीं, सेपरेट टैक्स ईयर, अजीब सा। अच्छा यार, अब बिल्कुल कल वाली बात। हर वो मरियम नवाज जो साल में $10,000 से ज्यादा कमाए बाहर के मुल्क से, या $1,00,000 से ज्यादा के एसेट्स हों, मैंने कहा था वो खुद जाके जमा करवाए फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट। और अगर वो खुद नहीं जाती, बोले ना कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर, फिर कौन उसे बुला लेगा? कमिश्नर बुला लेगा। ये बात कल की तरह की थी, आज भी यही बात है। एक बंदे ने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, 15 दिन में खुद नहीं बताया, अब कौन उसे बुला ले? कमिश्नर।
तो पॉइंट 2 में भी कल बुरा बच्चा था फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट में, इधर भी बुरा बच्चा है। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट गिव्स नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअंस, तो बुरा बच्चा हो गया ना। अगर एक टैक्स पेयर बिजनेस डिसकंटिन्यू होने का नहीं बताता और कमिश्नर के पास ग्राउंड्स हैं, कमिश्नर को पता है डेट अ बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, कि उसका बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, और द टैक्स पेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू द बिजनेस, बंद तो नहीं हुआ लेकिन जो है वो समोसे के साथ जो है मीठी चटनी देनी बंद कर दिया उसने, तो कमिश्नर कहेगा यार मुझे लग रहा है तेरा कोई इरादा नहीं है अब इधर चलाने का काम, हमारा तो गुजारा नहीं चलेगा इसके बगैर, तो मुझे लग रहा है तू गड़बड़ करने लग गया आजकल, तेरी सर्विस सही नहीं आ रही आजकल। तो कई दफा कमिश्नर को हरकतों से देख के पता चल जाता है इसका बिजनेस अनकरीब क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। तो ही मे सर्व अ नोटिस टू फर्निश द रिटर्न, इधर कौन सा नोटिस सर्व हुआ था, ही मे बाय नोटिस, कल ही मे बाय नोटिस रिक्वायर इंडिविजुअल टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। तो किसने फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी थी, जिसकी लिमिट से ऊपर इनकम या एसेट हो। किसने नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस देना है, जिसका बिजनेस बंद हो। अगर नोटिस ना दे तो कमिश्नर नोटिस देके उसे कहेगा तू अब मेरे पास आ जा। ही मे सर्व नोटिस टू फर्निश द रिटर्न, कमिश्नर उसे कहेगा तुम रिटर्न जमा करवाओ, एंड कमिश्नर विल नोटिफाई द पीरियड फॉर विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड। पीरियड कितना था जिसके लिए रिटर्न चाहिए, 1 जुलाई 12 से 31 मार्च 13, इधर भी वही था ना, यकम सेपरेट टैक्स ईयर, 1 जुलाई 12 से 31 मार्च 13। A return furnished here will be treated as deemed assessed. एज्यूम किया जाएगा हमने आपको जज कर लिया है, यानी जो आप रिटर्न जमा करवाएंगे एज्यूम किया जाएगा हमने आपको जज कर लिया। सर ये बात समझ नहीं आई, डीम्ड असेस्ड, भाईजान ये बात समझाने में ना तकरीबन 25 मिनट लग जाने हैं, सेक्शन 120 से पढ़ाऊंगा कि डीम्ड असेस्ड क्या होता है। कई दफ़ा हम पढ़े हैं डीम्ड असेस, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, क्योंकि ये चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा ना असेसमेंट्स वाला, तो इसलिए ये चीज़ें अभी हल्की फुल्की बस ऊपर से गुजर रही हैं, तो इसलिए ये अल्फाज से परेशान ना हो अभी। अच्छा भाई चलें बता दें, आप अगर एक बंदे का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है तो वो 15 दिन में जाके बता दें कि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद अगला काम क्या करें, ये सिर्फ नोटिस देना है और पॉइंट 2 की हेडिंग बनेगी रिटर्न। अब आप जाके खुद रिटर्न जमा करा दें या कमिश्नर कहेगा भाई रिटर्न लेके आ जाओ, और आगे एक पॉइंट 3 में जुर्म लिखा हुआ है और उसकी सजा लिखी हुई है। जुर्म क्या लिखा हुआ है, आपने बिजनेस अपना डिसकंटिन्यू कर दिया लेकिन बताया नहीं, तो फिर कमिश्नर आपको कहेगा आके रिटर्न जमा करवा दो। करें जी शुरू, जो करना है हमने आज। बच्चे आ गए, बच्चे आ गए या बच्चे आ गए, पेज 313। मिस्टर नदीम उमर भाई को मैसेज कर दें, वो वीडियो जो मैंने कही हुई है वो ढूंढें, वो मुझे फिर भूल जाता है, अभी कर दें। मिस्टर नदीम हैज फाइल्ड फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट, याद भी करा दीजिएगा, एज ऑन 30 जून 2015। यार ये पता नहीं क्या चीज़ होती है वेल्थ स्टेटमेंट, ये आसान सी चीज़ है भाई, इसको आप पर्सनल बैलेंस शीट समझ लें, इसको आप पर्सनल बैलेंस शीट समझ लें। दैट इज कॉल्ड एज बोलें वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट इज नथिंग एक्सेप्ट अ पर्सनल बैलेंस शीट। किसी के वालिद साहब के बारे में पूछा जाए, आपसे आपके वालिद साहब के बारे में पूछा जाए भाई पर्सनल बैलेंस शीट क्या है उनकी, आप कहोगे भाई एक घर है, एक उनके पास सवारी है, एक उनके पास मोबाइल है, उनके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, बस ये दिस इज पर्सनल बैलेंस शीट। बिजनेस की बैलेंस शीट तो आप लोगों को बनानी आती है, लेकिन ये जो टैक्स की क्लास है ना, इसमें पहली दफा आज हम पर्सनल बैलेंस शीट बनाएंगे। पर्सनल बैलेंस शीट में कैपिटल वगैरह नहीं आता, पर्सनल बैलेंस शीट में बस 2 चीजें आती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। और आपके वाले साहब कहते हैं मैंने दोस्त से 2 लाख रुपए उधार पकड़ा हुआ है, तो वो पर्सनल बैलेंस शीट। और दूसरी चीज क्या बनेगी, वो फिर डाटा आता है तो देखते हैं। तो नदीम साहब हैं पर्सनल बैलेंस शीट, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट, आपकी पर्सनल बैलेंस शीट क्या है, आपके पास एक बैग है, आपके पास किताबें, आपका कैलकुलेटर है, आपकी जेब में कोई पैसे हैं, ये आपकी पर्सनल बैलेंस शीट है। हो सकता है आपकी सवारी आपके अपने नाम हो, तो ये आपकी पर्सनल बैलेंस शीट है। तो पर्सनल बैलेंस शीट में नदीम के पास क्या आ रहा है, डीएचए में प्लॉट है। यार
ये ना नीचे जाके एबीसीएन कंपनी के बारे में इसने बताया हुआ है कि ये एबीसीएन कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर ये पार्टनर है। ये देखें फर्म का लफ्ज़ ना नीचे जाके लिखा हुआ है कि ये एक फर्म है, तो ये ना पार्टनरशिप फर्म है। तो पार्टनरशिप फर्म में इसका हिस्सा होगा। जैसे सुहेल खालिद काजी में से सुहेल कहता मेरा इतना हिस्सा है। एक दफ़ा सवाल किया था हमने सुहेल खालिद काजी, एक दफ़ा बाकिर और असद वाला सवाल किया था। तो ये इसका पार्टनरशिप फर्म में ना हिस्सा है। अच्छा, अब पार्टनरशिप फर्म में कोई बंदा हिस्सा डाले तो पार्टनरशिप फर्म कहेगी कि अगर कभी पार्टनरशिप बंद हो तो फर्म कहेगी मैं तुम लोगों को पैसे वापस कर दूंगी, मैं तुम लोगों को पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन वो पार्टनर क्या कहेगा? क्या पार्टनर ये कह सकता कि पार्टनरशिप फर्म में जो मैंने पैसा डाला हुआ है वो पार्टनर क्या कहेगा कि ये रिसीवेबल फ्रॉम फर्म है? डज इट मेक सेंस? ये पैसा रिसीवेबल फ्रॉम फर्म है। ये भाई आपका नाम क्या है? हसनैन। हसनैन और मैंने मिल के पापड़ बेचने की दुकान खोल ली। अब जब हसनैन और मैंने मिल के पापड़ बेचने की दुकान खोली, मैंने कहा पैसे मैं डालता हूं, उसने कहा सर्विस मैं देता हूं। अच्छा चलो पैसे आप डाल दो, सर्विस मैं देता हूं। यार हाथ हो गई। अब मैं सड़क पे खड़े होकर पापड़ लगाऊं, ठीक है जी। तो पैसे इसने डाल दिए, मैंने कहा सर्विस मैं देता हूं, दोनों जो है वो मिलके कारोबार शुरू कर लेते हैं। अच्छा, कुछ थोड़े बहुते पैसे मैंने भी डाल दिए। तो अब ये जो फर्म है, जब हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वो जो फर्म एक आर्टिफिशियल सा पर्सन है, वो कारोबार ये कहेगा कि अगर आपने कारोबार बंद किया तो ये सारे पैसे आपको हम वापस कर देंगे। लेकिन मैं क्या कहूंगा कि अगर ये कारोबार बंद होते तो मुझे तो पैसे से मिलने का हक है ना। तो कोई भी बंदा किसी भी जगह पार्टनरशिप में कर ले तो वो बंदा घर आके क्या कहता है, घर वालों को क्या कहता है? नदीम आके नदीमा को, अपनी बीवी को क्या कहेगा? नदीम आके नदीमा को कहेगा कल कल को कभी कारोबार बंद हुआ एबीसी कंपनी वाला मेरा, जो मैंने जरदारी के साथ शुरू किया हुआ है, तो पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो पार्टनरशिप फर्म में जो हमने पैसा डाला होता है उसे कहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम फर्म। पर्सनल एतबार से मैं बातें कर रहा हूं, पर्सनल बैलेंस शीट। ज्वेलरी, ठीक है जी, ये पर्सनल बैलेंस शीट है। नदीम को शर्म नहीं आती, ज्वेलरी पता नहीं क्या जेवर किसी। अच्छा, शेयर्स इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड, भाई ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ये इसने शेयर्स खरीदे में, शेयर तो इसका एसेट है। पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट बनता है और कंपनी में आप शेयर खरीदते हैं। कैश है, बैंक है आपका, ठीक है जी। तो ये जी नदीम के पर्सनल एसेट्स हो गए, इनका टोटल हो गया 11 मिलियन। नदीम और नदीम यार तो खुद उधार दो। नदीम कह रहे हाँ मैंने उधार लिया हुआ है, माय गाय, मैंने उधार लिया हुआ है, मैंने 1 मिलियन का उधार लिया हुआ है, किसी को वापस करना है मैंने। तो ये जी नदीम का पर्सनल लोन आ गया, और इसके साथ भी लिख लें ये इसके पर्सनल एसेट्स हैं। पर्सनल का मतलब ये है कि नदीम का कैश अगर आप जेब में डालेंगे तो नदीम चपेड़े मारेगा, भाई ये मेरा पर्सनल चीज है। आप जरा साथ लेके बैग में हाथ डाल के तो देखें, अभी देखें क्या होती है, लास्ट में लड़ाइयां शुरू हो जानी है। अच्छा ये ना ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग से हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, तो उसके लिए साल में नदीम ने कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस की होंगी। तो लेट्स स्टार्ट, रजिस्टर निकाल लें, सफे पे हाथ फेरें। आवाज नहीं आ रही हाथ फेरने की, नहीं आ रही आवाज। अच्छा, इन चीजों के ना अभी नाम नहीं रख रहा मैं, लेकिन ये दो ना अलग अलग चीजें हैं, और इसके ऊपर ना आपने 2-3 लाइनें छोड़नी है, ठीक है। इसके ऊपर भी 2-3 लाइनें छोड़नी है, इसके ऊपर भी 1-2 लाइन आपने छोड़नी है। तो मुझे पहले ये बता दें कि ब्रॉड डाउन एसेट्स और लाइफ, ये एक बंदे की अगर बात करें, सर आसिफ की बात करें,
उनका घर होगा, उनकी गाड़ी होगी, उन्होंने हो सकता है किसी से उधार लिया हो, सरासिफ कुछ कमाते होंगे, कुछ खर्च करते होंगे। तो एक बंदे की अगर जात के एतबार से बात करें, पर्सनल बातें, आज समझ लें हमने लोगों के घरों तक चले जाना है, अगर पर्सनल बातें करें तो ये वाली सारी चीजें आती हैं एक बंदे के पास। एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज भी होती हैं, इनकम्स भी होती हैं और एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो हम स्टार्ट किया करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज से, इनकम्स और एक्सपेंसेस से नहीं, एसेट्स और लायबिलिटीज से। ये ना इसके साल के शुरू के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। तो इसके पास क्या क्या है जरा मुझे लिस्ट डाउन करवा दें। ये फेस की कौन सा पेज है? जी जो फेस वाला होगा ना मैसेज वो कौन सा है? बस आप इनकम्स एक्सपेंसेस लिखो, अगले सफे पे एसेट्स लायबिलिटीज लिख लो, फिर ये दो दो तीन तीन लाइनें ऊपर छोड़ दो। हाँ जी, सबसे पहले क्या है जी इन साहब के पास? प्लॉट इन डीएचए। कितने के यार? ये मैंने इनर कॉलम में लिख लिया क्योंकि हो सकता है डीएचए में प्लॉट हम बेच दें साल के एंड तक, या हो सकता है कोई और खरीद लें। प्लॉट इन डीएचए। आगे क्या जी? कैपिटल इन एबीसी। इसको ना मैं रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म लिख देता हूं। रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। रिसीवेबल फ्रॉम, अगर रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखूंगा ना तो अब जो एंट्रीज अगली होनी है ना उनको समझने में थोड़ा मसला आएगा। तो इसका नाम रिसीवेबल आपने रख दिया करना है, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म जी। 2500। अगर आज पार्टनरशिप का कारोबार बंद होता है तो मुझे पैसे लेने का हक है उससे। आगे क्या जी? ज्वेलरी 500। शेयर्स 1000 जी। अच्छा, ये लिख भी रहे हैं साथ साथ या देख रहे हैं खाली? ये तो अच्छा नहीं है। ओके, बस आगे कैश आ रहा है। अच्छा, इसमें ना एक मेरी सजेशन है कि कैश एंड बैंक इकट्ठा बना लें। वजह यह है कि अगर नदीम कोई ट्रांजैक्शंस करेगा ना तो कैश और बैंक में अलग अलग वो देता नहीं है अक्सर आई कैप, कि कैश में कितनी ट्रांजैक्शंस की, बैंक में कितनी की, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इसलिए कैश एंड बैंक को आप समझ लें एक ही चीज है। तो इसके लिए ना एक वर्किंग कर लेते हैं फिर, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ज्यादा होंगे, तो इसके लिए वर्किंग से ये कर लेते हैं। वर्किंग कैश एंड बैंक, और इसमें प्लस साइन हम यूज कर लेंगे अगर पैसे आ रहे हुए, और माइनस साइन यूज कर लेंगे अगर पैसे जा रहे हुए। अच्छा, फिलहाल ब्रॉड डाउन कितने हैं? बीडी कैश है ये 1500 प्लस 2000। नहीं, बस अलग अलग इधर लिखे तो सही अलग अलग ना। अच्छा, और क्या है जी? लोन है 1000। ओके जी, आगे जाने। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। अच्छा, अब ना चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। आपने ना बस एक जहन सेट करने की कोशिश करनी है कि इसके घर की अकाउंटिंग कर रहा हूं मैं, इसके घर की अकाउंटिंग कर रहा हूं। ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 12 लाख। बताएं जी, मैं इधर जगह बना लेता हूं। ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 12 लाख। मिसाल के तौर पे यार सरासिफ है, राइस से फर्ज करे 12 लाख कमाया और टैक्स जाके खुद पे किया, राइस ने नहीं काटा, टैक्स जाके खुद पे किया। 12 लाख सरासिफ ने कमाया, एंट्री ताएं जी। ये मैंने इसे जगह बनाई है यार, इधर समझ गया ना, इधर जगह बनाई है कुछ, ये तो यूज हो गई है। कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट, कितने से जी? 1200 से। तो ये एंट्रीज ना आप यहाँ पे लिखते रहें, यहाँ पे लिखते रहें छोटी छोटी करके, क्योंकि एंट्रीज जो है ना पेपर में करनी नहीं है, सिर्फ सोचनी है। तो सरासिफ ने सैलरी कमाई, तो सरासिफ के ना घर की अकाउंटिंग टाइप आप कुछ कर रहे हैं। नदीम है फिलहाल, ये कैश डेबिट सैलरी इनकम क्रेडिट 1200 से करवाएं जी एंट्री। कैश डेबिट, वेरी इजी चीजें, प्लस
1200 कैश डेबिट। हम रिटर्न बना रहे हैं या वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं? आज वेल्थ स्टेटमेंट। सैलरी इनकम, इनकम में डाल दूं? ठीक, कोशिश करें अगली एंट्री बताने की मुझे। एफबीआर को टैक्स पे किया जी, एक्सीलेंट, बिल्कुल बिल्कुल सबने सही एंट्री बताई। एफबीआर को टैक्स पे किया है तो सर आसिफ कहेंगे यार मेरे खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं, एफबीआर वालों कोई होला हाथ रखो, तुमने तो लुट मचाई हुई है, मेरे तो खर्चे ही बढ़ते जा रहे हैं। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। पोस्ट करें, सोचें सोचें पोस्टिंग कैसे होगी भाई। यहां से यहां तक आप कवर कर लेते हैं ना, जब मैं इधर आता हूं तो मैं साथ साथ तो नहीं मूव करते, जब मैं इधर आऊं तो यहां से यहां तक कवर हो बस। जी बोलें जी। टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 100। वो एंड पे खर्चे हैं माइनस करने, वो मुझे एंड पे बता दीजिएगा। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, साइन माइनस। आगे he sold share of 2 lakh for 350। 2 लाख वाले शेयर 350 के बेच दिए। जी हजरात, पहले मुझे ये बताएं कि मेरे पास जो शेयर पड़े हुए हैं वो 2 लाख वाले पड़े हुए हैं या काफी ज्यादा वाले पड़े हुए हैं? 10 लाख के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 मिलियन के पड़े हुए हैं, उसमें से 0.2 मिलियन वाले बेचे हैं। तो 10 लाख में से 2 लाख वाले बेचे हैं या सारे बेचे हैं? 2 लाख वाले बेचे हैं। अच्छा, फिक्स एसेट बेचने की एंट्री बताएं, क्या करते थे आप इंट्रो की क्लास में? कैश डेबिट और एसेट क्रेडिट और गेन लॉस आता था P&L में, ऐसे ही है। और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे होता था, और अगर नहीं होता तो फिर आप कैश डेबिट, अकाउंट डेबिट डेबिट, एसेट क्रेडिट करते थे। ये एसेट बेचने की एंट्री है। इसी तरह भाई शेयर बेचने की एंट्री है। सर कैपिटल गेन के चैप्टर में तो हमने शेयर बेचने की एंट्री नहीं पढ़ी। और भाई कैपिटल गेन के चैप्टर में यही तो पढ़ा था, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू गेन लॉस। कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू गेन लॉस, यही तो पढ़ा था कैपिटल गेन के चैप्टर में। तो ये शेयर्स की क्या आ जाएगी, जहां अगर फिक्स्ड एसेट की होती है कास्ट, ये कॉस्ट आ जाएगी और ये डबल एंट्री हो जाएगी। तो बताएं कितने के बेचे? अच्छा ऊपर से कुछ ना देखिएगा, ये तो पता है क्या है, ये तो शुरू में हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं, मैं पूछ रहा हूं इसमें से कितने के बेचे? 2 लाख वाले 3,50,000 के बेचे। बोले 2 लाख वाले 3 लाख, बाकी जो 10 लाख में से 2 लाख अगर आप माइनस कर दें, बाकी 8 लाख पड़े ही होंगे, उनकी टेंशन नहीं है। 10 लाख में से 2 लाख वाले बेचे ना, तो एंट्री किसकी करें, 10 लाख की या उनमें से जो बेचे? जो बेचे। कितने वाले बेचे? 2 लाख वाले बेचे। कितने के बेचे? तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू गेन या लॉस? गेन। कितना कर दें यार ये एंट्री पोस्ट? एंट्रीज बुक पे लिखनी है और पोस्टिंग आपने रजिस्टर पे करनी है। जी बताएं भाई, कैश कितना आया इसको? 350। अच्छा, इस 1000 में से कितने शेयर अब मेरे पास नहीं है? 200 वाले शेयर नहीं है मेरे पास। और कुछ? खुशी 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 खुशी, इनकम, बोले बोले बोले। गेन ऑन शेयर्स, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, गेन ऑन शेयर्स 150। ये जगह खुशियों के लिए है, खुशियां जिंदगी में साथ साथ। आगे चले जी। He settled a personal loan of 5 लाख
सारा लोन वापस कर दिया या सारे में से 5 लाख? 5 लाख लोन वापस कर दिया। लोन वापस करने की एंट्री बताएं क्या पड़ी थी इंट्रो की क्लास में? लोन वापस करने की, लोन डेबिट कैश क्रेडिट कराएं। तो सोचें कहां पोस्ट होनी है। लोन वापस कर दिया तो लाइबिलिटीज में नजर आना चाहिए, अब लाइबिलिटी में नहीं नजर आना चाहिए। लोन डेबिट और कैश क्रेडिट। थोड़ा सा अकाउंटिंग नॉलेज यहां अप्लाई होता है। लोन डेबिट, लोन कम हो गया, कैश क्रेडिट। घर के खर्चों की एंट्री बताएं। भाई घर की अकाउंटिंग कर रहे हैं यार, प्लीज ये कोई ना कहिएगा कि बिजनेस में तो घर के खर्चे नहीं आते, ये इस तरह की बातें ना करें। आप थोड़ा सा प्लीज विजुअलाइज करें कि घर की एक बंदे की अकाउंटिंग हो रही है, पर्सन की अकाउंटिंग हो रही है। मिसाल के तौर पे आपकी मैं बात करूं, मैं आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बना रहा हूं। अब सर ने लाके आपको जो है वो मिसाल के तौर पे कोई चीज गिफ्ट कर दी, कैलकुलेटर दे दिया एक स्टूडेंट को। अब ये कहेगा कैलकुलेटर एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट, तो इनकम इसकी बढ़ जाएगी, वो जो वेल्थ स्टेटमेंट में बना रहा हूं कैलकुलेटर एसेट के तौर पे बढ़ जाएगा। तो पर्सन की अकाउंटिंग हो रही है, प्लीज याद रखिएगा। पर्सन के घर के खर्चे, तो घर का घर शहर को छोड़ें, आप बस एंट्री बताएं खर्चों की। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 8,50,000 खर्चे। हाउस होल्ड, घर को पकड़ने वाले खर्चे, वरना घर भाग जाता है। हाउस होल्ड 850। जी भाईजान चलें आगे। अच्छा भाईजान, ये एंट्री सही है इसकी? चेक से पेमेंट हुई है, ये एंट्री सही है? क्यों सही क्यों नहीं है? रिसीवेबल ना बुक कर लूं भाई से। भाई को लोन नहीं दिया, क्या दिया है? गिफ्ट दिया है, भाई को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट उसको मिला है, उसकी इनकम है, मैं उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहा, उसकी इनकम है, तो मेरा खर्चा। आप लोगों ने सुना होगा घरों के अंदर अक्सर, यार शादियां आई जा रही हैं, अम्मी अबू मशवरा करते हैं शादियां ही शादियां आई जा रही हैं, उधर भी पैसे देने, उधर भी तोहफा देना पड़ेगा, उधर भी तोहफा, खर्चे ही नहीं खत्म हो रहे। और गिफ्ट देने वाला गिफ्ट को खर्चा समझता है। बहुत कम लोग हैं इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि हमें वापस आ जाना है, लेकिन गिफ्ट देने वाला गिफ्ट को क्या समझता है? खर्चा समझता है। भाइयों याद रखिएगा, गिफ्ट लेने वाला उसे इनकम कहते हैं और गिफ्ट देने वाला इसे क्या कहते हैं? खर्चा। रिसीवेबल बुक नहीं कर सकते ये। अगर भाई को लोन दिया होता ना, फिर मैं एंट्री करता रिसीवेबल डेबिट। तो फिलहाल गिफ्ट हमारी नजर में तो खर्चा है, अगले की नजर में इनकम है। लेकिन अब पता नहीं यहां से इसे क्यों क्रॉस चेक ख्याल आ गया, क्योंकि हमारे नजर के अंदर जो है वो, हाँ अदर सोर्स के एतबार से ये सवाल पूछा जाए तो कामरान के लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस चेक से दे दिया है। लेकिन हमें तो इससे कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं, कैश से पे किया, बैंक से पे किया है, क्योंकि बाकी पेमेंट्स के बारे में नहीं बता रहा कैश से हुई है या बैंक से हुई है। इसलिए हम तो इकट्ठी ही कैश बैंक चला रहे हैं दोनों, इसलिए क्रॉस चेक से हो हमारी बला से हम कैश एंड बैंक अकाउंट इकट्ठा बना रहे हैं। जी बोले भाई। एक्सपेंस डेबिट, गिफ्ट एक्सपेंस डेबिट, मेरे लिए तो एक्सपेंस है ना, तो अगले के लिए इनकम होगा। और कैश या बैंक क्रेडिट इधर ही इधर लाएं। बस ये एंट्री जो है ना आप समझने वाली है भाईजान, ये एंट्री समझने वाली है। ये अच्छा जी, मुझे ये बताएं
मैंने और इसने मिलके पापड़ की दुकान खोली है, तो लाख रुपए इसने डाला, लाख रुपए मैंने डाला, पता नहीं पापड़ है पापड़े हैं क्या हैं। तो जब लाख रुपए मैं डालूंगा, लाख रुपए ये डालेगा, लाख रुपए मैं डालूंगा, तो मैं नदीम तो मैं क्या करूंगा, एंट्री रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म डेबिट, लाख रुपया क्रेडिट। ऐसे ही है ना, मेरी जेब से तो पैसे चले जाएंगे, और ये रिसीवेबल फ्रॉम फर्म है, वो जो एक छोटा सा हमने खोखा खोला है उससे रिसीवेबल है। अगर आज उस खोखे को बंद कर दें तो ये पैसे में वापस मिल जाएंगे। रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म डेबिट कैश क्रेडिट। साल के एंड पे इसका फोन आया, सर मजे हो गए, जबरदस्त हो गए, दुनिया में जन्नत के मजे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं हमने इस साल 50,000 कमा लिया है। मैंने कहा चल 25 तेरा 25 मेरा। कहता ठीक है, 25 तेरा 25 मेरा। अब मुझे 25 अभी मिला नहीं, इसका फोन आया हमने कमाया है। जरा सोचे मैं क्या एंट्री करूंगा। एक्सलेंट, रिसीवेबल अपने बढ़ा दूंगा, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म डेबिट एंड खुशी क्रेडिट। मैं अपने हिस्से से एंट्री करूंगा ना, रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। फिर मैं शाम को इसके पास जाऊंगा, मैंने कहा यार कुछ दे दे पैसे इसमें से कुछ, अब दुकान में से पैसे दराज में से दे दे मुझे निकाल के। इसने कहा आपको थोड़े बहुत ले जाएं, बाकी इधर ही पड़े रहने दें, बिजनेस में यूज होंगे। तो इसने उसमें से निकाल के मुझे 12-13 दे दिए, यानी मैंने ड्राइंग कर ली। अब पार्टनरशिप फर्म की ड्राइंग की एंट्रीज क्या है वो इंट्रो के टीचर बताएंगे। मैं तो पार्टनर को पैसे मिलने की बात समझाने लगा हूं आपको। अब जब पार्टनर को ये पैसा मिलेगा तो पार्टनर क्या कहेगा, कैश डेबिट, सारा पैसा। एक्सेलेंट, दोबारा इनकम नहीं बुक करनी, इनकम एक दफा बुक हो चुकी है, उसी 25 में से बांटा जा रहा है ना। तो अब ये गलती कर देते हैं बच्चे, दोबारा इनकम बुक कर देते हैं। पार्टनरशिप फर्म कहेगी मेरे पार्टनर ने ड्राइंग की, और पार्टनर कहेगा मेरा रिसीवेबल कम हो गया। पार्टनरशिप फर्म बला से हमारी जो मर्जी काउंटिंग करे, उसे छोड़ें यार। पार्टनरशिप फर्म क्या कहेगी, इसे छोड़ें। मैं क्या ऑलरेडी पूरी इनकम बुक कर चुका हूं, अब उसमें से मैंने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 12 से। तो पार्टनरशिप फर्म में पैसा डालने की एंट्री बताएं। वो एंट्री मुझे इसलिए नहीं करनी पड़ी कि पहले से ही सवाल के ओपनिंग में पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाला हुआ है। पार्टनरशिप फर्म ने अनाउंस किया कि मैंने कमा लिया, इसकी एंट्री रिसीवेबल फ्रॉम फर्म डेबिट खुशी क्रेडिट। उस कमाए हुए में से मैं लेने चला गया, कैश डेबिट, जैसे एंट्री नहीं आप करते डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, फिर जब पैसे आ जाते हैं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करते हैं। पहले रिसीवेबल बुक करते हैं, फिर सेल बुक करते हैं, फिर जब डेटर पैसे दे जाते हैं तो अच्छा जी। अब आप मुझे बता दें कि ये नदीम का हिस्सा है। ही अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फर्म ऑफ 450। अर्न मिला नहीं अभी, कमाया है। बताएं जी 450 की एंट्री कमाया फर्म ने। किसके लिए कमाया? मेरे लिए कमाया, मैंने पैसा डाला हुआ फर्म में, मेरे लिए कमाया। रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट कितना? 450। अब मैं जब जाऊंगा तो फर्म कहेगी ये पैसे ड्रॉ कर रहा है, मैं कहूंगा मुझे पैसे मिल रहे हैं। फर्म कहेगी ड्रॉ कर रहे हैं, मैं कहूंगा मुझे हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर, मेरी ड्रॉइंग 275 है। यानी मैं अगर अपनी जाती काउंटिंग करूंगा मैं तो फिर कैश डेबिट करूंगा। कैश डेबिट, ये जो रिसीवेबल बढ़ा लिया है, सारे पैसे मैंने क्यों नहीं निकाले, मेरी मर्जी, मैं बिजनेस में भी तो कुछ रहने देना चाहता हूं। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट कितना? डन डना डन, ओके। और उसके बाद यार एफबीआर आ गया भाईजान, माशाल्लाह मजे लगे थे ना यार, थोड़ा सा हमारा सा हिस्सा पेड, और एफबीआर को फिर हमने 40,000 पे कर दिया। एंट्री बोले टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये तो खर्चा ही है ना हमारा। टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये कमाने की एंट्री है,
ये मिलने की एंट्री है, लेकिन प्लीज यहाँ लिख लें ब्रैकेट में, फर्म इसे ड्राइंग कहती है, बड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन मैं इसे मिलना कहूंगा। फर्म कहती है इसने ड्राइंग की, मैं कहूंगा मुझे मिले हैं पैसे। मिलने की एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट। चलें जी, पार्टनर जी फर्म से मैंने 450 कमाया है। असल में ना मेरी पुरानी जो कमाइयां शमाइयां फर्म की हैं वो इस 2500 में पड़ी होंगी। इस साल मैंने कितना कमाया है? 450। ये तो ओपनिंग रिसीवेबल था ना। अब रिसीवेबल मेरा बढ़ गया कितना? क्या एंट्री करूं? रिसीवेबल डेबिट। अब देखें अगर मैं इधर लिख देता कैपिटल फ्रॉम फर्म तो वो तो एंट्रीज ही समझानी आपको मुश्किल हो जानी थी। तो रिसीवेबल फ्रॉम फर्म, रिसीवेबल फ्रॉम फर्म डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो शेयर फ्रॉम एओपी, जिसे ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम के दरमियान में आप लिखते थे, शेयर फ्रॉम एओपी 450। तो रिसीवेबल डेबिट, खुशी क्रेडिट। ये देखो ना यहां डाला है 450, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट। आगे देखें, इसमें से हिज ड्रॉइंग फ्रॉम द फर्म वर 275। फर्म इसकी एंट्री करती है मेरे ख्याल से ड्रॉइंग डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन मैं फर्म की काउंटिंग नहीं कर रहा, मैं अपनी जात की काउंटिंग कर रहा हूं। मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट कितना? कैश डेबिट। और ये मेरा रिसीवेबल क्या हो गया? कम हो गया। आगे आगे टैक्स एक्सपेंस कितना है जी हमारा? 40। टैक्स एक्सपेंस अगेन एक खर्चा आ गया, लेकिन ये टैक्स एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट के ऊपर। कितना? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। आ गया है। यार एक प्लॉट है 20 लाख का, उसमें से मैंने उसकी 7 लाख की किस्तें दे दी हैं, तो प्लॉट मेरे नाम हो जाएगा या सोसाइटीज वाले प्लॉट इतनी जल्दी नाम नहीं करेंगे? ये जल्दी नाम नहीं करेंगे। कोई 20 लाख के करीब जब मैं पहुंचूंगा फिर शायद मेरे नाम कर दें। लेकिन आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वैसे एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा हूँ, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अगर एक बंदा प्लॉट खरीदे और खरीदते हुए कि भाई मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, तो सोसाइटी वाले कहें अच्छा यार तू सुने तनख्वाहदार बंदे हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हमें देता रहे, तो 20 लाख का प्लॉट है, उसमें से 7 लाख जो है वो हमने दे दी हैं। तो अब मुझे बताएं मैं एंट्री किसकी करूं? क्या 20 लाख से प्लॉट डेबिट कर लूं? क्या 20 लाख से प्लॉट डेबिट कर लूं? ही परचेज्ड अ न्यू प्लॉट एट ईएमई सोसाइटी फॉर अ टोटल ऑफ 2 मिलियन पेएबल इन 20 किस्तें। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड, ही बड़ा नहीं आना चाहिए था ना, एच छोटा होना चाहिए था और फुल स्टॉप भी नहीं आना चाहिए था। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 7 लाख इन इंस्टॉलमेंट्स। उसने 7 लाख की किस्तें पे कर दी हैं। भाईजान ये एंट्री गलत है। प्लॉट डेबिट 2000, वैसे गलत एंट्री करवाएं तो सही। कैश क्रेडिट 700 और पेबल 2000 की चीज है उसका 700 दे दिया, बाकी 1300 दे देंगे। बताएं ये एंट्री सही है या गलत है? इसका मतलब है प्लॉट डेबिट हो गया तो प्लॉट पे जो मकान बनाना शुरू करे, सोसाइटी वाले कहेंगे चल नास, चलो भागो इधर से, हम आपको प्लॉट नहीं दे, इस पे मकान नहीं बनाने देंगे, पैसे तो दे दो पहले प्लॉट के। भैया ये प्लॉट डेबिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं डेबिट कर सकता? क्योंकि पेमेंट पूरी नहीं हुई। तो अब भाईजान ये जो प्लॉट डेबिट है 2000 से और कैश क्रेडिट है 700 से, पेबल क्रेडिट है 1300 से, अगर सवाल साइलेंट होगा हम यही एज्यूम करेंगे क्योंकि सोसाइटीज वाले आमतौर पे प्लॉट ट्रांसफर नहीं करते जब तक के पेमेंट ना हो। ठीक है जी। तो जो किस्तों पे प्लॉट मिलते हैं ना वो इतनी जल्दी आपके नाम नहीं हो जाते। लेकिन 700, अब 2000 को फारिग करना पड़ेगा। 700 तो आपने दे दिया, 700 क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या करूं? एडवांस डेबिट कर दें। एडवांस डेबिट कर दें। एडवांस का मतलब है राइट टू रिसीव प्लॉट इन फ्यूचर।
एडवांस एडवांस दे रहे हैं आपने, एडवांस दे दिया, कितना एडवांस दे दिया? 7 लाख, बाकी भी दे देंगे इंशाल्लाह। तो एडवांस होता है राइट टू रिसीव प्लॉट। तो एडवांस के साथ ब्रैकेट में किसी ने लिखना है राइट टू रिसीव प्लॉट तो लिख सकता है। असल में बच्चे पूछते हैं 20 लाख को क्यों इग्नोर किया है, तो मैंने समझाने की अपनी तरफ से तो कोशिश की है वैसे कि 20 लाख को क्यों इग्नोर किया है। 20 लाख को इग्नोर करने की वाहिद रीजन ये है कि जो 20 लाख है उससे प्लॉट डेबिट हो नहीं सकता अभी जी। एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। डीएचए वाला प्लॉट तो इसने खरीद लिया होगा ना, ये तो पता नहीं कितना पुराना, ब्रॉड डाउन में पड़ा हुआ है ये तो बल्कि। तो एडवांस डेबिट, एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि ये जो आखिरी एडजस्टमेंट है ऑन 30/16 हिज बैंक बैलेंस वाज 47 ऑन 30 जून, तो आगे लिखें कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस है? कैरी डाउन। ऑन 30/16 हिज बैंक बैलेंस वाज इतने, उसके बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये कैरी डाउन हो गया इसका। यार ऐसा ना करें, नहीं देखो ऐसा ना करें, देखो 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 देखो, अब मैं कटिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैंने एक बात समझाने के लिए लिखी थी, लेकिन अगर मैं इधर ऐसा कर दूं तो बेहतर एक हो जाएगा। मेरे ख्याल से डाटा भी अवेलेबल है, शायद कैरी डाउन को मैं स्प्लिट कर सकता हूं कैश एंड बैंक में, शायद कैरी डाउन को मैं स्प्लिट कर सकता हूं कैश एंड बैंक में। तो मैं चला तो कैसे था कैश एंड बैंक को इकट्ठे लेके, लेकिन साल के एंड पे मुझे एक ऐसी बात पता चली जिससे अब मैं दोबारा कैश एंड बैंक को जुदा कर सकता हूं। मुझे बता दें वैसे एक जनरल बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या अगर इसका मैं टोटल मारूंगा तो ये टोटल कैश का टोटल आएगा, बैंक का टोटल आएगा, या कैश एंड बैंक का टोटल आएगा? कैश एंड बैंक का टोटल आएगा। कितना? इज इक्वल टू 2735। अब ये जो एज ऑन 2735 पड़ा हुआ है, क्या मैं बता सकता हूं कि इस एज ऑन में कितना बैंक बैलेंस है? एज ऑन 475, तो बाकी फिर क्या होगा? तो चला तो मैं इस चक्कर में था कि कैश एंड बैंक को इकट्ठे लेके चलूंगा, और मेरा इरादा भी ये था कैश एंड बैंक जहां इकट्ठा लिखूंगा, लेकिन सवाल वाले ने आखिर में सपोर्ट किया मुझे। उसने कहा यार अगर तुम इधर कैश एंड बैंक इकट्ठा लिखना चाहते हो ना तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको कह रहा हूं अलग अलग डाटा मैं आपको दे देता हूं। तो साल के एंड पे बोले बैंक में कट कटा के कितने पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, तो ये इसको कहेंगे, इसको मैं कहूंगा कैरी डाउन। ये 2735 क्या है? लेकिन ये कैरी डाउन है ऑफ कैश एंड बैंक। इसमें से कैरी डाउन बैंक का कितना है वो सवाल बता देता है, और कैरी डाउन बाकी जो है वो मैं निकाल लेता हूं कैश वाला। बैलेंसिंग 22। अब क्या मैं इस काबिल हो गया हूं कि अलग अलग बता सकूं कैरी डाउन्स? उधर ही रखें। ओके, नाउ सवाल में अब कोई जान नहीं बची, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो है वो टोटल्स करवाने हैं आपने सिर्फ। इनकम्स 1800, खर्चे 1390, डन। इनकम माइनस खर्चे, नहीं 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 कोई जरूरत नहीं अभी,
अभी कोई जरूरत नहीं, मोबाइल पे लगे हुए हैं भाई, मैंने कहा अभी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इनकम माइनस खर्चे, तो ऊपर रख के मोबाइल इस्तेमाल किया करना, अगले को कहते हैं शक का मौका भी ना दो जिंदगी में। अच्छा, इनकम माइनस खर्चे, क्लियर। नेक्स्ट, इधर आ जाए जी, बताएं 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 टोटल्स। इसको ऐसे ही क्लोज कर दें, लेकिन ये क्लोज करने से नेगेटिव नहीं बन जाएगा। 3500। पार्टनरशिप फर्म से कितने लेने? 2675। ज्वेलरी 500। शेयर्स शेयर्स शेयर्स, ये एसेट्स कब बताया आपने? अच्छा जी, एसेट्स का टोटल 500 500। अच्छा मुझे बताएं, वैसे पूछ रहा हूँ, एसेट्स और लाइबिलिटीज को जमा करते हैं या एसेट्स में लाइबिलिटीज माइनस होती हैं? तो एसेट्स में लाइबिलिटीज लिखे माइनस हुआ करेंगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये 10410, ये इसकी है क्लोजिंग, नहीं क्लोजिंग नेट वेल्थ कर दो ना। क्या मतलब क्लोजिंग नेट वेल्थ? लाइबिलिटीज माइनस हुई है ना, लाइबिलिटीज माइनस, क्लोजिंग वेल्थ। अगर आप इससे जाके पूछें कि साल के एंड पे तेरा क्या बना, तो कहते हैं साल के शुरू में तुम्हें मैंने खुद बता दिया था सवाल में मेरा क्या बना है, साल के एंड पे ये मेरी तरफ से लो क्या बना, तो साल के एंड पे इसका ये बना है कि इसकी क्लोजिंग वेल्थ ये है। क्लियर? वो किसी को बताइएगा, IT वाले को, वो जो ऊपर रंग नजर आ रहा है, देख लें आप लोग भी, समझ आए? अच्छा, ये चीज क्या बन गई? क्लोजिंग नेट वेल्थ। कितनी जी? 10410। ठीक है जी। अब इसके अगर नदीम के घर रिश्ता भेजा जा सकता है अगर अनमैरिड है, इन चीजों से तोला जाता है, इन चीजों से तोला जाता है नदीम को। ये नदीम की हद हो गई, ठीकरों पे तोलोगे, गाड़ियों पे तोलोगे नदीम को, हद हो गई यार। ये चीजें डिसाइडिंग, चपेट मारे मत। अच्छा जी, तो क्लोजिंग नेट वेल्थ कितनी होगी जी नदीम की? 10410। अच्छा, अब भाई नदीम ने इस साल कमाया कितना? अभी ये निकालने की जरूरत नहीं, इसी कैलकुलेटर में बता दें। 1800 माइनस 1390, 410। नदीम ने इस साल कमाया कितना? 410। अब एक चीज मैं डालने लगा हूं, एक लाइन इसके ऊपर आने लगी है, जिसकी वजह से इसका टोटल और उसका टोटल मैच कर जाएगा। एक लाइन इसके ऊपर आने लगी है, इसके ऊपर एक लाइन आने लगी है, वो मैं ब्लू मार्कर से डालने लगा हूं। वो है इसकी ओपनिंग, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग। ये क्या है? क्लोजिंग नेट वेल्थ। मुझे क्या, मैं क्या डालने लगा हूं? इधर 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 नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर ओपनिंग नेट वेल्थ। इस तरह की कोई कैलकुलेशन पिछले साल की मुझे अवेलेबल है सवाल में? इस तरह की कोई कैलकुलेशन पिछले साल की अवेलेबल है मुझे सवाल में? इस तरह की कोई कैलकुलेशन पिछले साल की अवेलेबल है सवाल में? इस टोटल के साथ अच्छा, इतना एतमाद कर लूं आई कैप के ऊपर कि ये टोटल इसने सही किया होगा ये वाला। इतना तो कर ही लेते हैं। चलो, इस टोटल का नाम बताएं। ओपनिंग नेट वेल्थ। ये है तो 30/15, लेकिन हमारे साल का तो ओपनिंग होगा ना। ये है तो 30/15, हमारे साल का तो ओपनिंग होगा ना। ओपनिंग नेट वेल्थ, ये इसकी ओपनिंग नेट वेल्थ है। क्लोजिंग नेट वेल्थ भी हमने इसी तरह की कैलकुलेशन करके निकाली है ना। तो क्लोजिंग नेट वेल्थ हमने निकाल ली, ओपनिंग नेट वेल्थ सवाल ने दे दी। अब हम भाग के जाएंगे, ओपनिंग नेट वेल्थ बताएं। 10,000। अब आपको पता है टेली टुल्ली होने वाली चीजें पेपर में तो होती कोई नहीं हमारे से, लेकिन टीचर से व्हाइट बोर्ड पे हो जाती हैं। तो देखते हैं जरा, आज कैलकुलेटर पकड़े। 10,000 मैंने 1800 माइनस 1390 अलग से टोटल नहीं किया था, आप कर सकते हैं, ऐसी टाइम जाया होगा, छोड़ें। 10,000 जमा 1800 माइनस 1390 इज इक्वल टू 10410। ये इससे मैच कर गए।
अच्छा, अब एक सवाल है सोचने वाला कि इसका नाम फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बन सकता, क्योंकि इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस तो तब बनता ना। अच्छा, ये वाली सारी फिगर्स ना यार एज ऑन है, ये एज ऑन है, माने प्लॉट डीएचए का एज ऑन है, मेरा रिसीवेबल एज ऑन है, ज्वेलरी एज ऑन है, ये कैश एंड बैंक एज ऑन है, ये लाइबिलिटीज एज ऑन है। अच्छा, ये फॉर द ईयर है, ये ब्लैक मार्कर वाली इस साल कमाया, इस साल का खर्चा, लेकिन इस फॉर द ईयर में एक एज ऑन चीज डाली है, इसलिए इसका नाम अब पी एंड एल नहीं बन सकता, इसका जाती पी एंड एल, क्योंकि इसमें एक लाइन डाल दिया करेंगे हम कहां से उठा के, सवाल से उठा के, क्वेश्चन से उठा, और क्वेश्चन में ये टोटल ना दिया हुआ तो निकाल लिया करेंगे उसके टोटल को, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 10,000 क्या है, ओपनिंग एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अच्छा, पहले तो इसकी थीम समझ लें, फिर इन दोनों चीजों के नाम समझ लें। इन दोनों चीजों के नाम भी बताने हैं, इसकी थीम भी बतानी है। थीम तो इसकी सादा सी है यार, साल के शुरू में किसी भी बंदे के पास जायदाद हो ना, साल के शुरू में किसी भी बंदे के पास जायदाद हो, सादा सी बात करता हूं आपके लिए मैं दोनों चीजें बना देता हूं, ये वाली भी, ये वाली भी, लेकिन बड़ी सिंपल तरीके से। ओपनिंग वेल्थ, आपके पास साल के शुरू में 2 लाख रुपए पड़े थे, आपकी जेब में साल के शुरू में क्या पड़े थे, 2 लाख रुपए। आपने कमाया कुछ नहीं इस साल, आपने कमाया कुछ नहीं इस साल, आपके खर्चे हुए, एक सब्जेक्ट की फीस 20,000, और 6 महीने में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, और फिर अगले 6 महीने में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, टोटल आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े, 20,000 अरब 6, 1,20,000। 1,20,000 मैं आपकी जाती बात कर रहा हूं, 1,20,000 हो गया, ठीक है जी। तो 2 लाख माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 80,000, 80,000, ठीक है जी। अब मुझे नेचुरली सोच के बताएं, आपके पास साल के शुरू में 2 लाख पड़ा था, आपका खर्च हो गया 1,20,000, ये वाली साइड हो गई मेरी ये वाली, ठीक है। ये तो मैंने नदीम का न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, ये तो नदीमी है, कुछ छोटी सी, छोटा सा डेटा दिया उसने। अच्छा, अब नदीम के पास मैंने पूछा, अबे तेरे पास एसेट्स कितने हैं, तेरे पास एसेट्स कितने हैं, कहता है यार मेरे पास तो कैश ही पड़ा हुआ है, साल के आखिर में स्टूडेंट बंदा हूं मैं, कितना कैश पड़ा हुआ है, 80,000, टोटल करें इसका 80,000। तो इट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस कैलकुलेशन, क्या कि किसी बंदे का साल के शुरू का सरमाया, उसमें इनकम वगैरह डाल के खर्चे वगैरह माइनस कर दें, तो ये बराबर आना चाहिए एज ऑन सरमाए से साल के एंड पे। तो स्टूडेंट बंदा क्या कहेगा कि यार सर साल के शुरू में मेरे पास 2 लाख की जायदाद थी, जायदाद क्या होनी है, कैश ही है, साल के शुरू में मेरा 2 लाख कैश पड़ा हुआ था, फीस मैंने पे की 1,20,000, खाता में खाला के घर था, जाके रहता मामू के घर था, ठीक है, अब्बू अम्मी आउट स्टेशन में थे। तो अब ये 1,20,000 का मेरा खर्चा हो गया, बचा मेरे पास कितना 80,000, और ये 80,000 यहां से मैच भी कर रहे हैं, ये 80,000 यहां से मैच भी कर रहे हैं। लेकिन अब एक और अगली बात कर रहा हूं, ये तो लॉजिक समझ आ गया ना, ओपनिंग वेल्थ ऊपर क्यों डालते हैं। अब एक और बात करने लगा बड़ी मजे की, लेकिन एफबीआर को पता चला कि आपने एक बैंक लॉकर के अंदर 3 लाख रखवाया हुआ है, एफबीआर को पता चल गया आपने एक बैंक लॉकर के अंदर 3 लाख रखवाया हुआ है। एफबीआर ने कहा ये कहां से आया है, तुमने तो मुझे कहा था मेरी इनकम 0 है, ये कहां से आया है 3 लाख। आपने मैं बिजनेस कर रहा हूं एक, मैंने बताया नहीं था। ये इस तरह एफबीआर पकड़ता है। एफबीआर लोगों की इनकम नहीं पकड़ सकता भाईजान, वो लोगों के एसेट्स पकड़ता है। जब लोगों के एसेट्स पकड़ता है ना वो, तो वहां से वो इधर से लाके पकड़ता है बंदे को कि भाईजान आप ये करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं, कहां से आई है। उनको इल्हाम नहीं होता क्या क्या कमा रहे हैं, पता नहीं अंदर खाते लोगों ने कौन कौन से बिजनेस शुरू किए हैं कि पिछली गलियों में दुकानें खोली में वहां से कमा रहे हैं लाखों अरबों करोड़ों रुपया। एफबीआर को क्या इल्हाम होना कि दुकान से कितना कमाया, एफबीआर को तो पता ही नहीं चल सकता मेरी दुकान की सेल कितनी है, एफबीआर को ये नहीं पता कि राइस वालों की सेल कितनी है। स्टूडेंट कैश में पैसे देते हैं, कैश वाले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो कोई सबूत नहीं है। तो एफबीआर लोगों की इनकम्स नहीं पकड़ सकता, कभी नहीं पकड़ सकता, इम्पॉसिबल है।
लोगों के एसेट्स पकड़ सकता है, लोगों के एसेट्स नजर आ रहे हैं, जो दिखता है वो बोलता है। तो ये बैंक लॉकर के अंदर पैसे पड़े हुए थे, ये एफबीआर को पता चल गया, अब एफबीआर आपसे पूछेगा भाईजान ये कहां से आए। फिर एक सेक्शन 111 हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो एफबीआर वाले इसको फिर इनकम में डालते हैं, बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम है ये तुम्हारी, बताओ इसकी एक्सप्लेनेशन दो, ये कहां से आई है। तो ये तो वैसे ही मैंने आपको बीच में उसकी लॉजिक बता दी कि वेल्थ स्टेटमेंट बनवाता क्यों है। इसलिए वेल्थ स्टेटमेंट हर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने बनानी है, कल मैंने बताया था। जो भी रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं साथ उसने क्या जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है। लेकिन फिलहाल इस बंदे ने तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं किया हुआ। तो बस एफबीआर बनवाता क्यों है वेल्थ स्टेटमेंट, वो थोड़ी सी मैंने बात बता दी, उसके पीछे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ उधर जाके ये बताना था आपको कि ओपनिंग वेल्थ डालने की लॉजिक क्या होती है। ओपनिंग वेल्थ किसी बंदे की डालें और फिर वेल्थ में खर्चे और इनकम्स रिकॉर्ड करें, तो ये क्लोजिंग वेल्थ के बराबर लॉजिकली आना चाहिए, और आ भी रहा है। अच्छा, इसका नाम होता है वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। किस साल की बनाई है भाईजान हमने, 30 जून 16 की, 30 जून 15 की नहीं बनाई। 30 जून 15 का तो वेल्थ स्टेटमेंट हमें गिवन थी, 30 जून 16 का डेटा था ये। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसका नाम है, इसका नाम कोई बता दें, वेल्थ स्टेटमेंट। बताएंगे दोनों चीजों के नाम, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और वेल्थ, उठा लेंगे यार क्या हो गया, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट। क्या बढ़ता जा रहा है, ओह गाइस लीव इट। अच्छा, इसको फॉर द ईयर भी कह सकते हैं यार आप, मैंने माना एक फिगर इसमें फॉर द ईयर नहीं होती ये वाली, लेकिन इसको फॉर द ईयर कह सकते। ये एज ऑन होती है भाई, सोल्यूशन में गलत लिखा है, सोल्यूशन में मैं सही करा देता हूं, ये एज ऑन होती है। ये क्या होती है जी, एज ऑन। कीप वॉचिंग, ठीक है जी। तो एक लाइन क्या डालनी होगी आपने सारी एंट्रीज करने के बाद, ठीक है। अब आई कैप की जो है वो लेटेस्ट अटेम्प्ट के अंदर सवाल आया था कि एक बंदे ने सैलरी इनकम कमाई 12 लाख, तो आई कैप ने कहा था कि आप बता दो इसका वेल्थ स्टेटमेंट में क्या करना है, वेल्थ स्टेटमेंट में क्या करना है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है। और अब आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स आए हैं कि 90% बच्चे वो सवाल छोड़ा है, 90% बच्चे वो सवाल छोड़ा है क्योंकि मैंने वेल्थ स्टेटमेंट मांगी नहीं, मैंने पूछ लिया करना क्या है। आप बता दें एक बंदे ने सैलरी इनकम कमाई 12 लाख की, करना क्या है। इट विल इंक्रीज आवर इनकम बाय 12 लाख इन वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड इट विल बी शोन एज अ इंक्रीज इन कैश। ये लाइन बच्चे नहीं लिख सके, कहते तो बच्चे ये सवाल छोड़ के आ गए, मेजॉरिटी बच्चों ने सवाल छोड़ा हुआ था। क्या चीज, तो उसने ये पूछा हुआ था इन चीजों को वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे डील करना है। तो यही बात किस में लिखनी थी, अंग्रेजी में लिखनी थी या एंट्रीज करनी थी, अंग्रेजी में लिखनी थी। अच्छा एक चीज अब आप मुझे बता दें यार, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है, इसको कर लें एज ऑन सॉल्यूशन में आके ना, ये जो यहां लिखा हुआ है, ये जो क्लियर, तो ये जो आंसर है ना जहां, इसको एज ऑन कर लें। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं, भाई जान ते देख लो यार, ताड़ी मेहरबानी। अब आप मुझे ये बताएं, वो आईटी वाले बंदे को बुलाएं, अच्छा अबू बकर को मैसेज करें। अब आप मुझे ये बताएं वेल्थ स्टेटमेंट की आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है। एक मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, यार ये ज्वेलरी 5 लाख की है,
ये महंगी नहीं हुई होगी, शायद 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 ये 5 लाख वाली ज्वेलरी महंगी नहीं होगी हो सकता है 6 लाख की होगी हो, लेकिन अभी पड़ी है, बेची नहीं है हमने। इसको अनरियलाइज गेन टाइप चीज कहते हैं। और इसको वैसे कैपिटल गेन के चैप्टर में भी कुछ नहीं करते कि 5 लाख की ज्वेलरी पड़ी पड़ी 6 लाख की हो गई, तो क्या करें यार, कुछ भी नहीं करना इसका। अच्छा, ये जो शेयर्स पड़े हैं 1000 माइनस 200, 200 वाले तो 350 के बेच दिए, बाकी 800 वाले भी तो कोई 1500-1600 के बिक सकते हैं ना। और भाईजान ये जो प्लॉट पड़ा हुआ है डीएचए का साल के शुरू में 3500 का, ये भी तो 4500-4600 का हो गया होगा ना। अगर ये एडजस्टमेंट आए तो इसको टेकअप करना है या इसको इग्नोर करना है? अगर सवाल में दिया होता कि शेयर्स बकाया 800 वाले बेचे नहीं है, पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी महंगे होके 1200 के हो गए हैं, तो आर्टिफिशियल चीजें और अकाउंटिंग नहीं करनी है आपने, इधर रियल अकाउंटिंग करनी है। रियल अकाउंटिंग से क्या मुराद है? यानी कि आपने ऐसे अनरियलाइज टाइप खुशियां इसे कहते हैं, अभी ये रियलाइज नहीं हुई, अभी बेच दिए या बेच सकते हैं। तो एक मैं फिक्रा अगर आपको लिखवाऊं उर्दू में, अभी 2-3 मिसालें यहां से ढूंढ के, अगर शेयर्स की फेयर वैल्यू दे दे 800 वालों की, अगर ज्वेलरी की फेयर वैल्यू दे दे और प्लॉट की फेयर वैल्यू दे दे, लेकिन ये कहे कि बेचा नहीं अभी, तो इनको इन्हीं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा रहने दें या इनको भी मार्केट वैल्यू पे ले जाएं और खुशी को इनकम में डालें, फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करें। ठीक है, तो एक बात मिसाल के तौर पे लिख लें, अगर 500 वाली ज्वेलरी की फेयर वैल्यू 600 दे देता, अगर 500 वाली ज्वेलरी की फेयर वैल्यू 600 दे, किताब पे लिखो, किताब पे, अगर 500 वाली ज्वेलरी की फेयर वैल्यू 600 दे देता तो हम उसे वापस कर देते। अच्छा, अगर 500 वाली ज्वेलरी की फेयर वैल्यू 600 दे देता तो हम 100 की कोई एंट्री ना करते, तो हम 100 की कोई एंट्री ना करते। क्योंकि बेची नहीं ना, लिख लो, क्योंकि बेची नहीं ना, बेची, क्योंकि बेची नहीं ना। अच्छा जी, अब इसका क्या नाम पड़ा यार? वेल्थ। इनके इनकम एक्सपेंसेस आती हैं, एक नई लाइन आती है ओपनिंग वेल्थ, ओपनिंग नेट वेल्थ, और इधर क्या आती है? क्लोजिंग, और ये एज ऑन चीजें होती है। स्टार्ट कहां से करते हैं? ब्रॉड डाउन बैलेंसेस से, और फिर डबल एंट्रीज करते रहते हैं। शायद जो FR1 पढ़े, सिंगल एंट्री वाले सवाल भी इस तरह होते हैं। एसेट्स लायबिलिटीज के बैलेंस दिए होते हैं पिछले साल के ओपनिंग, उसमें भी डेबिट क्रेडिट बस सब करते रहते हैं। खत्म हो गया सिलेबस से? ओ यार, एक बंदे ने रिटर्न कब जमा करवानी होती है? 30 जून 16 की। यार एक दफा बताया था आपको यार, तैयार हो क्या आया करें। 30 सितंबर, कितने महीने होते हैं इसके पास रिटर्न बनाने के लिए? 3 महीने। डन डना डन। अच्छा, अगर एक बंदा 30 सितंबर 30 जून 16 को रिटर्न नहीं बना सका, इंसान है, कोई मसला हो गया, 30 सितंबर 16 तक, अगर कोई 30 सितंबर 16 तक रिटर्न नहीं बना सका, तो 30 सितंबर 16 के बाद जाके हुकूमत से इजाजत ले कि मैं लेट आना है, या 30 सितंबर 16 से पहले जाके इजाजत ले कि मैंने लेट आना है? पहले जाके इजाजत लेना, हुकूमत मैं लेट आऊंगा यार, मैं आप 28 को 29 को जाके बता दें प्लीज यार कमिश्नर मैं लेट आऊंगा। कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा 15 दिन की। कितने दिन की? 15 दिन की कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा। भाईजान जो भी आपने करना है अपनी शादी शुदी वलीमा वलूमा समेट के आ जाओ, 15 अक्टूबर 16 से लेट नहीं हो सकते। लेकिन एक बात याद रखना, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट तुमसे मांगूंगा। ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये लेट पेमेंट का इंटरेस्ट तूने देना है, ये मेरे जिगर बात याद रखी। क्योंकि तू 15 दिन लेट आया, FBR के खजाने में 15 दिन लेट टैक्स पहुंचा है, अगर तूने रिटर्न लेट जमा करानी है तो 15 दिन का। हाँ, लेकिन अब अगर कोई तुझे जुर्माना या छितर छुतर मारने हुए तुझे बदनाम करना हुआ, वो नहीं करूंगा मैं, और ये नहीं कहूंगा तूने रिटर्न जमा नहीं करवाई,
तू डॉक्टर कासिम और उनकी तरह बुरा बंदा है, ये नहीं मैं कहूंगा, ठीक है? बस तू बंदा अच्छा है, कोई मसला नहीं, लेकिन बस एक छोटा सा काम कर दे यार, लेट पेमेंट पे क्या जमा करवा दें? इंटरेस्ट जमा करवा दें। कमिश्नर को ये इजाजत देने की इजाजत है कि डिले कर दे, लेकिन तीन सूरतों में। अगर टैक्स पेयर बीमार है, अगर टैक्स पेयर जो है वो, भाईजान या फिर मैं इधर से देख के पढ़ा देता हूं, अगर टैक्स पेयर बीमार है, टैक्स पेयर पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है, या कोई और वैलिड रीजन टैक्स पेयर शो कर दे कि यार मेरा वलीमा था लेकिन मैरिज हॉल में कोई मसला हो गया तो वो बुकिंग अगले हफ्ते पे चली गई है, तो यार प्लीज मुझे रिलैक्स कर दो, मैं पहले ही बड़ा परेशान हूं, तो कोई भी और रीजन हो तो आपको एक्सटेंशन की इजाजत है। सेक्शन 118 में नहीं पढ़ा रहा, सेक्शन 118 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में सेक्शन 118 पढ़ेंगे और फिर हम लॉसेस का चैप्टर शुरू कर देंगे। लॉसेस के चैप्टर में ना जरा फ्रेश माइंड चाहिए, नींद पूरी करके आने आपने। सेक्शन 119 अगली क्लास में, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, खुदा के लिए यार इतवार को तो ना एक ही तो दिन होता है रेस्ट करने का। एक्सटेंशन पढ़े सेक्शन 119, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए एक्सटेंशन ऑफ टाइम। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, 114 में तो आम बंदा था ना, 117 में आज पढ़ा था डिसकंटिन्यू करने वाला। और रिटर्न के साथ क्या जमा करानी होती है? सबसे पहले क्या करें जी, मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। खुदा के लिए कमिश्नर मैं 30 सितंबर को नहीं आ सकता, तेरे पांव पड़ रहा हूं, खुदा के लिए मैं रिटर्न जमा नहीं करा सकता। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ अबव डॉक्यूमेंट। इस लाइन का मतलब बताएं। आपने 30 सितंबर से पहले कमिश्नर के दरबार में हाजिरी देनी है, 30 सितंबर के बाद ना जा रहे हो, 30 सितंबर से पहले जाने आपने। द एप्लीकेशन विल बी मेड बाय ड्यू डेट, तो उर्दू में लिखें 30 सितंबर से पहले इजाजत लेनी है, क्योंकि ये फिक्रा आसान है, कुछ बच्चों को याद नहीं रहती इसकी इंग्लिश। तो 30 सितंबर से पहले इजाजत लेनी है। ड्यू डेट क्या है? तो बाय ड्यू डेट का क्या मतलब है? इससे पहले इजाजत लेनी है। और पॉइंट 4 पहले पढ़ लें, एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 डेज। पॉइंट 4 पहले पढ़ लें, एक्सटेंशन कितने दिन की दे देगा वो? इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में भी ग्रांटेड। कोरोना हो गया तो हो सकता है वो लॉन्गर टाइम में से ग्रांट कर दे। अच्छा, ये ना कहिएगा क्वारंटाइन तो 14 दिन का होता है। आगे चलें, पॉइंट 3, किसने एप्लीकेशन दी, किसको, किस लिए, उसने कितने दिन की इजाजत दे सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में? आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन। किसने एप्लीकेशन रिसीव की, किसकी तरफ से? अगर कमिश्नर मुतमईन है कि एप्लीकेंट इज अनएबल टू फर्निश द अबव डॉक्यूमेंट्स बाय द बिकॉज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम, हाय हेलो कमिश्नर, हाउ आर यू, आई एम इन इंग्लैंड, ओके गाय, रिलैक्स, बी देयर, नहीं। अच्छा, अगर मैं मरने वाला हूं, मैं तो डॉक्टर हॉस्पिटल में पड़ा हूं, मेरे से मिलने, ये एडवेंचर पे गया, मिस हो गया, वहीं कहीं K2 पे गया था, मिस हो गया, और एनी अदर रीजनेबल, कमिश्नर ये मेरे वलीमे का कार्ड है, तो इससे बड़ी रीजनेबल कॉज और कोई नहीं हो सकती। तो इन 2-3 सूरतों में कमिश्नर आपको क्या कर देगा, जा 15 दिन बाद आ, जा अभी जा 15 दिन बाद आ। The commissioner may grant the applicant an extension of time। 15 दिन में आ, जा आ। चाचू, you will still be liable to pay, चाचू, you will still be liable to pay default surcharge। You will still be liable to pay default surcharge। क्या होता है यार? पेनल्टी नहीं देनी, पेनल्टी भी होती है एक चीज, पेनल्टी नहीं देनी, पेनल्टी होती है जुर्माना कोई नहीं देना, लेकिन क्या देने? इंटरेस्ट। कितने दिनों का? जितने दिन आपने लेट पैसे जमा करवाए, तो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट देंगे, उर्दू में लिख लें, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट जरूर देंगे। इधर वैसे बात टैक्स एफबीआर वाले कह रहे हैं लेट पेमेंट का इंटरेस्ट हम तुमसे जरूर लेंगे, क्योंकि तुम होते कौन लेट आने वाले। वो बकर इसका कर रहे हो अगली क्लास से पहले कुछ बता दिए। बस ठीक है, खत्म। अच्छा, आप कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर से आपने कहा खुदा के लिए यार मुझे 15 दिन की छूट दे दें,
तो क्या हो कमिश्नर ने कहा, निकल मेरे कमरे से। आप ऐसा करें, साथ ही चीफ कमिश्नर का कमरा होता है, कभी चलें एफबीआर इकट्ठे, चल तू आज मेरे साथ। साथ ही किसका कमरा होता है? चीफ कमिश्नर का। तो आपने फौरन उधर से यूटर्न मारा और आप चीफ कमिश्नर के घर में, चीफ कमिश्नर साहब ये देखें पाकिस्तान में मेरे साथ क्या हो रहा है, ये जो आपने कमिश्नर रखे हुए हैं ना, ये मुझे इजाजत नहीं दे रहे, मुझे कि 15 दिन के अंदर जो है वो मैंने मांगी है इजाजत कि 15 दिन लेट रिटर्न जमा करवाऊंगा, मैं देखें कितना बीमार हूं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो कमिश्नर ने कहा तेरे जज्बे किधर, वेट द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड द एक्सटेंशन, जहां अम्मी आपको इजाजत ना दें लेट आने के लिए, तो यू मे कॉल डायरेक्टली टू अब्बू, द अब्बू मे ऑन एप्लीकेशन मेड बाय यू ग्रांट एक्सटेंशन। अब्बू के पुत्र कोई नहीं, मैं अम्मी नाल गल कर रहा, तू आ जा, आराम से आओ, कोई नहीं ना ही आ जाओ माशाल्लाह, अच्छे बच्चे ऐसे मुंह से निकल जाते हैं। द चीफ कमिश्नर में ऑन एप्लीकेशन मेड बाय टैक्स पेयर ग्रांट एक्सटेंशन, ग्रांट एक्सटेंशन भी, और अगर फिर भी 15 दिन में आप रिटर्न जमा ना करा सकें, और फर्दर एक्सटेंशन, और फर्दर भी कितने दिनों की होगी फिर, और अगर फिर भी ना आ सके तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस लॉन्गर टाइम में भी ग्रांटेड। दोबारा पढ़ें इसको, किससे इजाजत लेने गए थे, किससे इजाजत नहीं मिली, कमिश्नर से। किसके कमरे में चले जाएं, चीफ कमिश्नर के कमरे में चले जाएं। अम्मी कह रही है ट्रिप पे नहीं जाना, तो किसके कमरे में चले जाएं, उधर से भी छितर पड़ गए तो अच्छा, वेयर द अम्मी हैज नॉट ग्रांटेड द एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग द रिटर्न, भाईजान एफर्ट नहीं, द अबू में, द अबू में ग्रांट एंड एक्सटेंशन, तो अबू एक्सटेंशन दे देंगे या फिर फर्दर भी दे सकते हैं, लेकिन फर्दर कितने दिनों की मिलेगी, तो 15 जमा 15 30 दिन हो गए। लेकिन अगर फिर भी आप का वलीमा लेट ही होता जा रहा है, तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस लॉन्गर टाइम में भी ग्रांटेड। तो तशरीफ लीजिए आप हजरात, इंशाल्लाह लॉसेस के चैप्टर के लिए तैयार होकर आइएगा। यार रिवीजन ना हो जाए, 1 मिनट, अगली कोई क्लास तो नहीं है, 1-2 मिनट रिवीजन हो जाए जरा। अच्छा रिवीजन कर लें यार, पेज नंबर 327 से, किस 307 से, हु इज, आज मैं इंग्लिश में बातें करूंगा, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न, पेज नंबर 307। व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज मुकम्मल, जब कितनी शराइत पूरी हो रही हो, 6। इलेक्ट्रॉनिक है छोड़ें। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न फॉर अ लेस देन 12 मंथ, इन लोगों से। वेयर अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, ये 12 महीने वाली है, कैन कमिश्नर डिमांड रिटर्न फ्रॉम हिम एज वेल, 5 या 10 साल की पिछले जमा करवाएगा, कितने दिनों में, 30 दिनों में। इसके बाद what are the conditions for filing a revised return, what are the conditions for filing a revised return। अच्छा जी आगे आ जाए, which people are relaxed from filing return, या which people are relaxed granted immunity from filing of बेवा, और वो सारे। अच्छा भाई ये ना, ये 4 पता है क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स ट्रांसफर्ड एंड डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। एसेट्स, लायबिलिटीज, एसेट ट्रांसफर्ड, गिफ्ट टू एसेट ट्रांसफर्ड, एंड अगली चीज क्या है, एक्सपेंसेस। ये वेल्थ स्टेटमेंट के क्या है, कंटेंट्स। अच्छा, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ वेल्थ स्टेटमेंट, किसी बंदे को कमिश्नर नोटिस से कह दें, every resident individual, every partner of a partnership firm। what is the concept of revision of wealth statement, वो तीसरा पॉइंट है। समझ रहे हैं बात, ये ज्यादा बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, समझा करें, सवाल ही समझना है पेपर में तो क्या करेंगे। फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट किसने जमा करानी है, इन 2 लोगों ने, क्योंकि दोनों के दौरान और लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई एक चीज आपकी बढ़ जाए। और पर्टिकुलर्स क्या होंगे, ये अगर आप फॉरेन इनकम एसेट जमा ना करवाएं, कमिश्नर मेरे पास, क्लियर, ठीक है जी। वो ऑन करें, न्यूमेरिकल किया था होमवर्क में, तो एक और लेना आज, हद होगी यार। एक तो देखें आपको अपनी फिक्र ही नहीं है, पुराने जमाने में बच्चे आते थे कहते थे हमें होमवर्क ही होमवर्क दें। हो जाए कोई अच्छा सा सवाल, अब एक और जान दें आज। यार हो गया था सवाल, यार टफ टाइम दिया था उसने, थोड़ा बहुत जरा तंग किया था।
क्वेश्चन 18 किया हुआ जहांगीर वाला, क्वेश्चन 18 में फिर 0.3 सेल में डाल लें, बाकी सारा आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 18 में 0.3 सेल में डाल लें, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लिख लें, तो क्वेश्चन 18 में 0.3 सेल में डालना है। क्वेश्चन 18 चैप्टर नंबर 25 जहांगीर वाला।